गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोगों का सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं भूपाल सिंह आप लोगों के सामने आज एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आया हूं। पिछली वाली क्लास में हमने स्वर और स्वर के भेद जो हमने कर लिए हैं, हालांकि 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। जिन 2 क्लासेस में मैंने सिर्फ स्वरों के बारे में ही वर्णन किया है, उनके कितने प्रकार हैं, स्वर क्या होते हैं वगैरह वगैरह, वो हमने बात कर ली है। स्वरों में ही आगे जाके एक चीज और आती है, दैट इज अयोग व वर्ण। ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज अयोग व वर्ण। देखो, स्वर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने स्वरों की संख्या आप लोगों को करवाई थी 11। स्वर कितने करवाए थे? मैंने आपको 11 करवाए थे। अ से लेके औ तक जो है ये स्वर कितने हैं आप लोगों के पास? 11 है। लेकिन उनमें से जो अनुस्वार है और जो विसर्ग है, अनुस्वार और विसर्ग को मैंने इसमें नहीं रखा है, ठीक है, ना ही इनको विसर्गों में रखा जाता है। और इनको जो नाम दिया गया, इनको अयोग व नाम दिया गया है। तो स्वरों की संख्या सिर्फ 11 है। अनुस्वार और जो विसर्ग होता है उनको अलग रखा जाता है, उनको जो नाम दिया गया है वो अयोग व नाम दिया गया है। क्यों रखा गया है अलग, वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि उनको अलग क्यों रखा गया है। स्वरों में इनको काउंट क्यों नहीं किया जाता? अगर स्वरों में इनको काउंट नहीं किया तो व्यंजन में इनको काउंट करना चाहिए था, लेकिन व्यंजन में भी इनको काउंट नहीं किया जाता। तो मैं बताता हूं पहले आप लोगों को कि भाई इनके पीछे रीजन क्या है, क्यों इनको काउंट नहीं किया जाता है। देखो, जब मैंने आप लोगों को स्वर करवाए थे, मैंने स्वर आप लोगों को करवाए थे कि 11 होते हैं। कि ये से अ है, ये आपका आ है, ये आपकी छोटी ई है, ये आपका बड़ी ई है, ये आपका छोटा ऊ है, ये आपका बड़ा ऊ है, ये आपकी री है, इसके बाद ए है, इसके बाद ए है, उसके बाद ओ है और उसके बाद औ है। अगर स्वरों की अगर बात की जाए तो स्वर जो है वो आप लोगों के यहीं तक माने जाएंगे, यानी कि अ से लेके औ तक जो है टोटल कितने हैं? ये 11 आप लोगों के पास स्वर है। लेकिन अयोग व वर्ण, यानी कि अयोग व वर्ण जो 2 होते हैं वो क्यों इसमें नहीं आते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्यों नहीं आते हैं। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज अयोग। अ का मतलब वो नहीं, योग मतलब मिलना, मतलब ये ऐसे वर्ण जो नहीं मिलते हैं। कैसे नहीं मिलते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, जो स्वरों के जो ये 11 जो स्वर हैं, इनकी मात्राएं मैंने करवाई थी। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 मात्राएं, है ना, 10 होती है। इनकी सबकी अपनी अपनी मात्रा है। तो जब भी ये मात्रा किसी वर्ण के साथ लगती है तो उनका योग उस वर्ण के साथ होता है। लेकिन जब अयोग व वर्ण किसी वर्ण के साथ जुड़ते हैं तो उनका योग उसमें नहीं होता। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। देखो, अ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, अ की मात्रा नहीं होती है। यहां पे मैं आप लोगों का ए, यहां पे ओ कर देता हूं और यहां पे आप लोगों का औ कर देता हूं। देखो, अ की मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा ये होती है, छोटी की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है, छोटे ऊ की मात्रा ये है, बड़े ऊ की मात्रा ये है, री की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये, ए की मात्रा ये हो जाएगी, ओ की मात्रा ये हो जाएगी, औ की मात्रा जो है वो ये हो जाएगी। ये जो है आप लोगों की क्या है? आपकी मात्राएं। अब इनका योग कैसे होता है और इनका योग कैसे नहीं होता है वो मैं बताता हूं। देखो, आप लोगों का जैसे अगर मैं क वर्ण है, क को मैं मात्राएं लगाता हूं। जब मैं आ की मात्रा लगाता हूं, क को मैं छोटी ई की मात्रा लगाता हूं, क को मैं बड़ी ई की मात्रा लगाता हूं, क को मैं छोटे ऊ की मात्रा लगाता हूं, क को मैं बड़े ऊ की मात्रा लगाता हूं, क को मैं री की मात्रा लगाता हूं, क को मैं ए की मात्रा लगाता हूं, क को मैं ए की मात्रा लगाता हूं, क को मैं ओ की मात्रा लगाता हूं, क को मैं औ की मात्रा लगाता हूं। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कौन सा बच गया? ए ओ औ। हाँ, ठीक है, 10 मात्राओं की संख्या कितनी है आप लोगों की? 10 है। बिकॉज क्योंकि अ की जो है वो मात्राएं आपस में अ की मात्रा नहीं है, और इसलिए हमारी मात्राओं की संख्या कितनी है हमारे पास? 10। अब देखो, जो अंग और आ है, इनकी जो अयोग व वर्ण है, उनका मेल कैसे नहीं होता। देखो, जब हमने क को आ की मात्रा लगाई तो इसका मेल इसके साथ हो गया, ई की मात्रा का मेल यहां पे हो गया, बड़ी के मेल यहां पे हो गया, ऊ का मेल यहां पे हुआ, बड़े ऊ का यहां पे, री का यहां पे, ए का यहां पे, ए का यहां पे, ओ का यहां पे और औ का यहां पे। तो जब हम क को अनुस्वार लगाते हैं और जब हम क को विसर्गा लगाते हैं तो इनका मेल जो है वो कभी भी शिरोरेखा के साथ नहीं होता। इसीलिए जो है इन वर्णों को, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोग व वर्ण कहा जाता है। क्लियर है? दोबारा बता देता हूं। देखो, जितनी भी मात्राएं हैं अ से लेके औ तक, जितनी भी वर्णों की मात्राएं हैं, ये सारी की सारी जब भी किसी वर्ण के साथ जुड़ती हैं तो ये जो है वो एक स्थान पे टच होती है, यानी कि उनका योग उस वर्ण के साथ होता है।
लेकिन जब हम क्या बोलते हैं अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग करते हैं किसी वर्ण के साथ, तो उनका योग उस वर्ण के साथ नहीं होता, वो नहीं जुड़ता उस वर्ण के साथ। जैसे मैंने यहां पे बता दिया, अंग की मात्रा और आ की मात्रा, ये जो है वो इस वर्ण के साथ योग नहीं कर रहा है, बाकी सारे वर्ण जो है वो अपने अपने वर्ण के साथ जो है वो योग कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूं आप लोगों को, इनके प्रकार कितने होते हैं। देखो, ये अयोगवा जो होता है ये दो प्रकार का होता है, आप लोग जानते हैं। एक आपका, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये अनुस्वार है, और एक आप लोगों का एक है आप लोगों की दैट इज विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार आप लोग कह सकते हैं आप लोगों की सिंपल बिंदी, और विसर्ग आप लोग कह सकते हैं ये। मैंने इनका प्रयोग आप लोगों को बता दिया कि इनको योगवा क्यों बोला गया। अ का मतलब नहीं, योग मतलब मिलना, इनका योग नहीं होता वर्ण के साथ। अब यहां पे एक बात आती है, अनुस्वार क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। विसर्ग तो आप लोग जानते ही हैं, हमेशा दोनों जो है ये तत्सम शब्दों में यूज किए जाते हैं, दोनों मात्राएं, अंग की मात्रा भी और विसर्ग की मात्रा भी। खैर छोड़ो, ये जो अनुस्वार है ना, ये एक तरह का और प्रकार का रहता है। ये जो अनुस्वार रहता है, एक होता है आपका, देखो एक ये अनुस्वार है, पेपर में यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। एक अनुस्वार है, एक आपका अनुनासिक होता है, अनुनासिक होता है। एक आप लोगों ने देखी होगी, एक मात्रा ऐसी होती है, एक मात्रा जो है वो चंद्रबिंदी वाली मात्रा होती है। ठीक है, चंद्रबिंदी वाली होती है। एक अनुनासिक, एक मैं और भी बता देता हूं आप लोगों को, एक होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, ये तीन चीजें। यहां से क्वेश्चन कई बार बनता है कि निम्नलिखित में से अनुस्वार वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा, और निम्नलिखित में से निर्नुनासिक वर्ण कौन सा है। निर्नुनासिक को मौखिक वर्ण भी कहा जाता है, इसको मौखिक वर्ण भी कहा जाता है। तो एग्जाम में मौखिक आने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि मौखिक नाम से ही पता चल रहा है कि मौखिक मतलब जो मुंह से बोले जाने वाले। तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ो। अयोग वर्णों की संख्या हमारे पास कितनी है, सिर्फ दो है, एक अनुस्वार है और दूसरी कौन सी है, विसर्ग है। अनुस्वार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अनुस्वार, ये जो अनुस्वार है यहाँ पे, अनुस्वार का मतलब सिंपल बिंदी, अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदी। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या डिफरेंस है, क्या हम इस बिंदी की जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं, या इसकी जगह हम क्या इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार एक चीज मेरी बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों सेम चीज नहीं है, हम दोनों का यूज एक दूसरे की जगह नहीं कर सकते, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, अलग अलग दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जब हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, यानी कि इस बिंदी का प्रयोग करते हैं, तो हमारे अंदर की जो श्वास वायु है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नाक से जाती है, सिर्फ नाक से जाती है। तो अनुस्वार में हमारी श्वास वायु जो है वो कहां से जाती है, श्वास वायु सिर्फ नाक से, सिर्फ नाक से। मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं। जैसे मैं बोलता हूं अंक, अंक, पंक, पंक, ठीक है, एग्जाम्पल अंक, पंक। तो जब मैं अनुस्वार की मात्रा लगाता हूं, जिस वर्ण के ऊपर मात्रा लगाता हूं, और जब मैं इसका उच्चारण करता हूं, तो मेरा मुंह बंद रहता है, लेकिन मेरे नाक से जो है वो क्या जाती है, हमेशा ध्वनि जाती है। तो जिस वर्ण में, जिस मात्रा में ध्वनि सिर्फ नाक से जाए, सिर्फ नाक से जाए, वहां होगा आप लोगों का दैट इज अनुस्वार। इसमें ध्वनि सिर्फ और सिर्फ आपके नाक से जाएगी, मुंह से नहीं जाएगी। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, जिसमें सिंपल बिंदी लगी होगी वहां पे हमेशा जो है वो अनुस्वार ही होगा। अंक बोलो, पंक, है ना, ठीक है। इसमें ध्वनि सिर्फ कहां से जाएगी, आपके नाक से। लेकिन अनुनासिक जो है वो इसके उल्टा है। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक का मतलब होता है जिसमें नाक और मुंह दोनों से आवाज आए, यानी कि जब जिन वर्णों का जब मैं उच्चारण करूंगा, उनके उच्चारण करते समय मेरी जो अंदर की जो श्वास वायु है वो नाक से भी जाएगी और मेरे मुंह से भी जाएगी, नाक से भी जाएगी और मुंह से भी जाएगी, यानी कि नाक भी खुला रहेगा और मुंह भी मेरा क्या रहेगा, खुला रहेगा। तो जैसे पांच, आंख, है ना, तो जिसमें भी चंद्रबिंदी लगी उसमें ध्वनि जो है वो नाक के साथ साथ मुंह से भी जाएगी। तो इसमें नाक के साथ कहां से जाएगी, मुंह से भी। जैसे आप लोग यहां पे लिख सकते हैं पांच, आप लिख सकते हो आंख, हालांकि एक शब्द तो यहीं पे लिख दिया है, मुंह लिखा हुआ है
है ना। और ये हमेशा तत्व शब्दों में यूज की जाती है जहां पे चंद्र बिंदी लगी होती है, वो बात की बात है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोग ये समझ लो कि चंद्र बिंदी का यूज सिर्फ उन वर्णों के साथ होता है, उन वर्णों में होता है जहां पे ध्वनि जब है वो कहां जाती है, नाक और मुंह दोनों से जाती है, वहां पे यूज किया जाता है चंद्र बिंदी को। जहां पे ध्वनि सिर्फ नाक से जाती है वहां पे यूज किया जाता है सिंपल बिंदी को, इसका यूज अनुस्वार का यूज वहां पे किया जाता है। आगे बताऊंगा कि क्वेश्चन भी कैसे आता है, पहले बस इन तीनों चीजों को मैं करवा देता हूं। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका निर्नुनासिक, निर्नुनासिक या फिर इसको बोलते हैं हम दैट इज मौखिक वर्ण। निर्नुनासिक वर्ण बोलो या फिर मौखिक वर्ण बोलो, दोनों सेम चीज है। यह बोलता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु सिर्फ मुंह से जाती है, नाक से नहीं जाती, ठीक है। अनुस्वार में सिर्फ नाक से जाती है, अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से जाती है। लेकिन हाँ, निर्नुनासिक में श्वास वायु सिर्फ मुंह से, सिर्फ मुंह से जाती है, ठीक है। तो निर्नुनासिक वर्ण में या मौखिक वर्ण में श्वास वायु कहां से जाती है, सिर्फ मुंह से जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हल, पल, है ना, घर, कोई भी ऐसे शब्द ले लेते हैं, है ना, जिसमें ध्वनि नाक से नहीं जाती तो वो कहां जाएगी, मुंह से ही जाएगी। तो निर्नुनासिक वर्ण वो वर्ण हुए जिसमें श्वास वायु आपके सिर्फ और सिर्फ कहां से जाएगी, आपके मुंह से ही जाएगी, ठीक है। दोनों तीनों गलत है। अनुस्वार जिसमें ध्वनि कहां से जाएगी, सिर्फ नाक से। अनुनासिक जिसमें ध्वनि कहां से जाएगी, नाक और मुंह दोनों से। और निर्नुनासिक जहां पे ध्वनि सिर्फ और सिर्फ कहां से जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मुंह से जाएगी। अनुस्वार अयोग्य वर्ण के कितने भेद है, दो। अयोग्य वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक अनुस्वार होता है और एक क्या होती है आप लोगों की विसर्ग होती है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में बताना था। लेकिन हाँ, मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन किस तरह से आएगा आप लोगों को। देखो क्वेश्चन आता है ज्यादातर कि ठीक है, ऐसे चार ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, इस तरह से आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक, अनुनासिक याद है क्या बोला था मैंने, नाक और मुंह दोनों से। तो याद है अनुनासिक क्या होता है, आपकी चंद्रबिंदी। तो जिसके ऊपर भी चंद्रबिंदी लगेगी वो आपका अनुनासिक हो जाएगा। अनुस्वार जिसमें ध्वनि सिर्फ नाक से जाती है, किस में जाती है, सिंपल बिंदी में ध्वनि कहां से जाती है, सिर्फ नाक से। और निम्नुनासिक यानी कि मौखिक वर्ण जिसमें ध्वनि सिर्फ कहां से जाती है, नाक और मुंह दोनों से जाती है, तो वो आपका हो गया हमेशा ये स और क जो है वो हमेशा जो है वो कौन आएंगे, आपके निर्नुनासिक वर्ण आएंगे। एक चीज और मेरी याद रख लेना, जो मात्राओं के ऊपर जब भी बिंदी लगती है, मात्राओं के ऊपर भी जब बिंदी लगती है, जैसे मैं, है ना, तो जब भी किसी वर्ण में बिंदी लगती है मात्राओं के ऊपर, उसमें अनुनासिक ही यूज किया जाता है। क्योंकि जब हम किसी मात्रा का उच्चारण करते हैं तो मात्रा के उच्चारण करते टाइम हमारा मुंह खुल जाता है और ध्वनि नाक के साथ साथ हमारे मुंह से भी जाती है। तो मात्राओं के ऊपर, हालांकि हम उसको चिन्ह का यूज नहीं करते मात्राओं में कभी भी। मात्राओं के ऊपर जैसे मान लो अगर मुझे मैं लगानी हो तो मैं चिन्ह की यूज नहीं करूंगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसमें मात्राओं के ऊपर हम सिर्फ बिंदी के रूप में इसको यूज करते हैं। लेकिन जब ध्वनि की बात आती है तो उसमें अनुनासिक ही लगती है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई मात्रा का यूज करते हैं, मात्रा का यूज करते टाइम हमारा मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है और श्वास वायु जो है वो नाक और मुंह दोनों से जाती है। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। एक क्वेश्चन छांटने को आता है कि अनुनासिक स्वर कौन सा है, अनुनासिक वर्ण कौन सा है, निर्नुनासिक कौन सा है, या फिर आपका क्या बोलते हैं मौखिक वर्ण कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अयोग्य वर्णों की संख्या पूछी जाती है। तो ये हमारा स्वर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है आज। अगली क्लास जो रहेगी आप लोगों की वो आपकी व्यंजन पे रहेगी। मैं व्यंजन के क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ। इसके अगले की क्लास थोड़ी देर में आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोगों को व्यंजन के क्वेश्चन करवाऊंगा। व्यंजन क्या होते हैं, उनको कितने प्रकारों में डिवाइड किया गया है। तो क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।